डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था एडमिशन के बारे में। और एडमिशन की परिभाषा हमने उसमें आपको बताई थी। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि एडमिशन कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि धारा 17 से लेकर 31 तक दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एडमिशन एंड कन्फेशन, स्वीकृति एवं संस्वीकृति के बारे में। तो स्वीकृति के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सेक्शन 17, 18, 19, 20 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि स्वीकृति क्या है, स्वीकृति कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्वीकृति के बारे में, कन्फेशन के बारे में कि कन्फेशन क्या है। तो कन्फेशन की देखिए परिभाषा जो है कहीं नहीं दी हुई है एविडेंस एक्ट में, जैसा कि एडमिशन की परिभाषा जो है आपका दी हुई है इसमें सेक्शन 17 में, लेकिन कन्फेशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया इसमें एविडेंस एक्ट में। कन्फेशन जो है हम कह सकते हैं कि कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अपराध के संबंध में स्वीकृति होता है। हम इस तरह से कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है तो उसकी जो स्वीकृति है उस अपराध के संबंध में वो संस्वीकृति कहलाएगी। एन एडमिशन ऑफ एन ऑफेंस इज़ कॉल्ड कन्फेशन। अगर कोई भी पर्सन अपने ऑफेंस को एडमिट करता है तो ऐसा एडमिशन कन्फेशन कहलाएगा। सपोज़ कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया और अपराध करने के बाद जो है वो किसी व्यक्ति के सामने जाकर ये कहता है कि भाई मैंने अपराध किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने चोरी की, मतलब कोई भी ऑफेंस स्वीकार करेगा, तो अपराध को स्वीकार करना वो आपका कहलाता है संस्वीकृति। ऑफेंस को एक्सेप्ट करना कहलाता है कन्फेशन। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सेक्शन 24 से लेकर 30 तक प्रोविज़न दिए हुए हैं आपका कन्फेशन के बारे में कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है क्या वो रेलिवेंट होगा, रेलिवेंट होगा तो किन कंडीशन में, इररेलिवेंट होगा तो किस कंडीशन में, मतलब कब उसे सुसंगत माना जाएगा, कब उसे विसंगत माना जाएगा, किन परिस्थितियों में। तो धारा 24 से लेकर 30 तक बताया गया है कि कब जो है संस्वीकृति विसंगत होगी और कब संस्वीकृति सुसंगत होगी। तो अभी संस्वीकृति के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, संस्वीकृति जो है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध के संबंध में किया गया ऐसा कथन है जिसमें वह उस अपराध के बारे में स्वीकार करता है कि उसने इस अपराध को किया है। अगर वो जो है अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है तो उसका कथन जो है संस्वीकृति कहलाएगा। कोई ऑफेंस जो इसका चार्ज उस पर है और उस अपराध के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है जिससे पता चल रहा है कि उसने उस अपराध को किया है, तो ऐसा स्टेटमेंट कन्फेशन कहलाएगा, राइट। और बहुत सीधा सिंपल अगर हम कहना चाहते हैं, हम कह सकते हैं एक लाइन में, एडमिशन ऑफ एन ऑफेंस इज कॉल्ड कन्फेशन। हिंदी में हम कहें तो हम कह सकते हैं किसी अपराध की स्वीकृति संस्वीकृति कहलाती है। लेकिन संस्वीकृति के लिए ज़रूरी है कि जो संस्वीकृति जो की जाए वो तभी जो है न्यायालय के समक्ष जो है सुसंगत होगी जब वो स्वैच्छिक हो। मीन्स जो कन्फेशन है वो तभी रेलिवेंट माना जाएगा जब वो वॉलंटरली हो। कोर्ट के सामने जब इफेक्ट आता है कि भाई इन्होंने जो है अपने अपराध को स्वीकार किया था, तो कोर्ट ये देखेगा कि जो स्टेटमेंट दिया था उसने अपने अपराध को स्वीकार किया था, क्या वो वॉलंटरली था, क्या वो स्वैच्छिक था। मीन्स उसके ऊपर किसी तरह का कोई जोर दबाव तो नहीं था, किसी तरह से उसे इंड्यूसमेंट या थ्रेट तो नहीं मिली थी उस स्टेटमेंट को देने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट अगर समझता है कि उस व्यक्ति ने अपने अपराध को जो स्वीकार किया है उस स्वीकार करने में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी किसी व्यक्ति की, तो उसे जो है रेलिवेंट मानेगा उसके अपराध के संबंध में। और अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें जो है कहीं भी किसी तरह से जोर दबाव का प्रयोग किया गया था तो उसे इररेलेवेंट मानेगा। अब कन्फेशन जो है देखिए, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वीकृति दो प्रकार की होती है, ठीक उस तरह संस्वीकृति भी दो प्रकार की होती है। स्वीकृति मैंने आपको बताया था न्यायिक स्वीकृति और न्यायिकोत्तर स्वीकृति, और एक बताया था आचरण द्वारा स्वीकृति। तो ठीक इसी तरह से जो है कन्फेशन भी जो है आपका न्यायिक मतलब कन्फेशन भी जो है आपका ऐसी जैसे स्वीकृति के प्रकार है उसी तरह से कन्फेशन के भी अपने प्रकार हैं। न्यायिक संस्वीकृति, न्यायिकोत्तर संस्वीकृति। न्यायिक संस्वीकृति मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने अपराध के मामले में, अपने अपराध के संबंध में कोर्ट में जाकर या कोर्ट के किसी अधिकारी के सामने अपने अपराध को स्वीकार करे तो वो कहलाएगा आपका न्यायिक संस्वीकृति, वो आपका कहलाएगा जुडिशियल कन्फेशन, राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है कोर्ट के बाहर जाकर अपने अपराध को स्वीकार करे, मतलब सामान्य व्यक्ति के सामने जो कि न्यायिक व्यक्ति नहीं है, जो कि न्यायालय से संबंधित व्यक्ति नहीं है, जो उस मामले को सुन रहा है, देख रहा है, तो वो कहलाएगा आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मीन्स कोर्ट में जुडिशरी जो है
जज के सामने अगर उसने किया है तो जुडिशियल कन्फेशन, और बाहर किसी साधारण व्यक्ति से, अपने दोस्त से, किसी मिलने वाले से, किसी व्यक्ति के सामने उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया किसी भी व्यक्ति के सामने, तो जो है आपका न्यायोत्तर संस्वीकृति कहलाएगा, वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। इसको हम जो है दो अन्य शब्दों से भी जानते हैं। जुडिशियल को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कन्फेशन, और एक्स्ट्रा जुडिशियल को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कन्फेशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल, या इसकी जगह जो है दूसरा नाम दे दें वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्फेशन, तो मतलब वो आपसे इसी के बारे में बात कर रहा है। दोनों शब्द एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब कोर्ट को क्लियर हो जाए कि कन्फेशन जो है वो आपका कैसा है, स्वैच्छिक है, कोई जोर दबाव वगैरह नहीं, तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम लोग इससे संबंधित प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बताया गया है कन्फेशन के बारे में कि कन्फेशन जो है रेलिवेंट होगा या नहीं होगा, और होगा तो किन परिस्थितियों में, नहीं होगा तो किन परिस्थितियों में। सेक्शन 24 सबसे पहले इसमें शुरुआत है, इसमें दिया हुआ है एक्ट में, और उसमें कहा गया है कि कन्फेशन जो है किन परिस्थितियों में विसंगत माना जाएगा, कब ये इररिलेवेंट होगा। तो देखिए इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कन्फेशन जो है बाय इंड्यूसमेंट, बाय थ्रेट और बाय प्रॉमिस है, तो वो कन्फेशन जो है इररिलेवेंट होगा। मीन्स संस्वीकृति कराने में अगर किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी संस्वीकृति विसंगत मानी जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है अगर अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है और उसमें साबित कर दिया जाए कि भाई उसे धमकी दी गई थी उस अपराध को स्वीकार करने के लिए, तो यहाँ पर ऐसा कन्फेशन जो है वो आपका इररिलेवेंट होगा, कोर्ट उसे इररिलेवेंट मानेगा। क्यों? क्योंकि 24 में कहा गया है कि जहाँ कोई भी कन्फेशन है वो आपका बिना उत्प्रेरणा के, बिना धमकी के और बिना वचन के होना चाहिए, विदाउट एनी इंड्यूसमेंट, विदाउट एनी थ्रेट, विदाउट एनी प्रॉमिस। और ऐसा थ्रेट और प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट किसके द्वारा किया गया हो? बाय द अथॉरिटी, किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं। यहाँ पर 24 ये कहता है कि अगर किसी प्राधिकारी ने कन्फेशन कराने में इंड्यूसमेंट का यूज़ किया है, थ्रेट का यूज़ किया है या प्रॉमिस का यूज़ किया है, तो वहाँ पर ऐसा कन्फेशन इररिलेवेंट बनेगा। अब बात आती है प्राधिकारी का क्या मतलब है, यहाँ पर अथॉरिटी का क्या मतलब है। अथॉरिटी का मतलब इसमें देखिए बहुत साधारण सी बात है, जो गवर्नमेंट के पर्सन है, सरकारी व्यक्ति हैं, वो तो इसमें आते हैं जो कि उस कार्रवाई से संबंधित है जिसमें वो पक्षकार है, जिनके सामने कार्रवाई चल रही है, वो सभी आपका सरकारी व्यक्ति यहाँ पर अथॉरिटी माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए जुडिशरी है, जुडिशरी संबंधित जो व्यक्ति जिसके संबंध कार्रवाई चल रही है, उसका कोई व्यक्ति जो है उसको उत्प्रेरित करे, उससे उकसाए कि तुम जो है सच सच बता दो अपने अपराध के बारे में, कोर्ट के सामने स्वीकार कर लो, तो यहाँ पर ये कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट कहलाएगा। और इंड्यूसमेंट किसने दिया? अथॉरिटी ने दिया, क्योंकि कोर्ट का आदमी है। ठीक है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि गैर सरकारी व्यक्ति, क्या वो अथॉरिटी में आएगा? यस, गैर सरकारी व्यक्ति भी जो है अथॉरिटी में आ सकता है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए कोई मालिक है, अपने नौकर पर प्राधिकार रखता है, वो अपने नौकर से कहे कि भाई तुम जो है अपना अपराध स्वीकार कर लो, जो तुमने किया है सच सच बता दो, अदरवाइज़ तुम अपना समझ लेना तुम्हारा क्या होगा, नौकरी वगैरह जो तुम्हारी है फिर कभी तुम वापस नहीं आ सकते मेरे काम पर। तो यहाँ पर वो जाकर उस अपराध को स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर क्या ऐसा जो अपराध की स्वीकृति है, क्या इसे रेलिवेंट माना जाएगा, कैसे सही माना जाएगा? तो 24 कहता है नो। अगर कोई प्राधिकारवान व्यक्ति है और उसने जो है संस्वीकृति कराने में किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रयोग किया, वचन का मतलब अगर किसी को प्रॉमिस कर दिया कि तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपराध को स्वीकार कर लो, बाकी सब मैं देख लूँगा, तुम्हें इतना इतना फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या किया? उसने प्रॉमिस किया, ठीक है, और साथ ही साथ उसको इंड्यूस भी किया, उकसाए भी अपराध को स्वीकार करने में। तो अपराध को स्वीकार करने में अगर किसी को इंड्यूस किया जाए, प्रेरणा दी जाए, या धमकी से, जोर जबरदस्ती से करा लिया जाए, या जो है उसके लिए उसे वचन दिया जाए, और ऐसा वचन प्राधिकारण व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है या थ्रेट दी जा रही है, तो इररिलेवेंट माना जाएगा। कोर्ट उसे रेलिवेंट नहीं मानेगा, उसे साक्ष्य के तौर पर न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, मना कर देगा। राइट। अथॉरिटी में दोनों तरह के लोग आते हैं, सरकारी और प्राइवेट। इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 में आपका कहा गया है कि कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर विल बी इररिलेवेंट। अगर पुलिस ऑफिसर से कोई संस्वीकृति की जाती है तो इररिलेवेंट है। इस तरह से कि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर के सामने आकर कहने लगे कि भाई मैंने अपराध किया है, क्या ये संस्वीकृति सुसंगत होगी? तो 25 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति विसंगत है, क्योंकि पुलिस के बारे में जनरली ये माना जाता है कि पुलिस जो है डरा धमका कर जो है संस्वीकृति कराती है। तो इसलिए पहले से प्रोविज़न इसमें कर दिया गया है कि पुलिस के सामने अगर कोई
कन्फेशन है, किसी व्यक्ति ने किया है, और पुलिस वाला जो है उसके कन्फेशन को कोर्ट के सामने आकर रखे कि साहब इन्होंने मेरे सामने जो है संस्वीकृति की थी, तो यहाँ पर कोर्ट उसे इररेलेवेंट मानेगा, क्योंकि 25 ये कहता है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर विल बी इररेलेवेंट। हर परिस्थिति मतलब जो कंडीशन है पुलिस के सामने अगर कोई भी कन्फेशन हो रहा है तो आपका इररेलेवेंट माना जाएगा, उसे सुसंगत नहीं माना जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो व्यक्ति है वो सुरक्षित रहे। पुलिस वाले ने धारणा किया था कि जोर जबरदस्ती से मारपीट कर कन्फेशन करा लिया जाता है, और मान लीजिए पुलिस के सामने किए गए कथन का सुसंगत मान लिया जाए संस्कृति के तौर पर, तो होगा क्या, अपराधी को पकड़ेंगे और उससे जो है ज़बरदस्ती कथन करा लेंगे और न्यायालय के समक्ष पेश कर देंगे कि साहब इन्होंने हमारे सामने ये देखिए रिटर्न में स्टेटमेंट दिया है। तो उसके आधार पर अगर पनिशमेंट मिलने लगे तो मैक्सिमम टाइम जो है गलत न्याय होगा। तो इसलिए मना किया गया 25 में कि पुलिस के सामने की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होगी। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए प्रावधानों के बारे में देखेंगे। थैंक यू।